नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश चौड़ी। मित्रों, अपन ने देख रहे थे भाई बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लास डेली अपन देखते हैं। तो आज अपन इस क्लास में बात करेंगे जो बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसका भाई जो 3 यूनिट अपने कंप्लीट कर ली, पहली, दूसरी और तीसरी। तो आज अपन चौथी यूनिट की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एवं उनके आंसर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि जो जितने पेपर होंगे ना, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी YouTube चैनल पर करवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो वीडियो मिस नहीं हो भाई। ठीक है। और दूसरी बात, जो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट है उनकी क्लास मैंने अपलोड की है, उनकी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से आप लोग उन क्लासों को जरूर देखें। जब तक आप उन क्लासों को नहीं देखोगे तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। उन तीनों क्लासों को देखना। ये लास्ट क्लास है, इसके बाद बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। आप तो सीरीज वगैरह कुछ मत खरीदना, जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन बताता हूं उनको रट्टा मार के चले जाना भाई। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन। इस टेलीग्राम चैनल को सभी विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है। इस पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स और जितनी भी अपडेट्स हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, सारी इस पे आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है, झुंझुनू एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लेना। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और देखो, जिस विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, वो भी इस इंस्टाग्राम मैसेज के माध्यम से अपना नाम और साथ में पीडीयूएस लिख देना या शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। यूनिट 4 है भाई, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट मैंने पहले कंप्लीट करवा दी है। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, संसदीय और राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। पढ़ेंगे इसको। संसदीय और राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र के दो मुख्य स्तंभ हैं मित्रों। यद्यपि दोनों का अंतिम लक्ष्य जनहित शासन का संचालन है, कि दोनों का लक्ष्य सेम है कि भाई शासन का संचालन करना, और लक्ष्य क्या है, जनहित है, लोगों की सेवा करना है। लेकिन शक्ति के पृथक्करण और कार्यपालिका विधायकों के संबंधों के आधार पर गहरा अंतर है। क्या अंतर है वो अपन बात करेंगे। पहले पर बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। देखो, जैसे प्रधानमंत्री है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो क्या है बात करेंगे। संसदीय प्रणाली वह व्यवस्था है जहां कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो लोकतांत्रिक वैधता है वो विधायिका से प्राप्त होती है भाई, कार्यपालिका को, और उसी के प्रति कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। इसमें राज्य का प्रमुख और सरकार के दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। दोहरी कार्यपालिका, यह नाममात्र का प्रमुख, जैसे भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन में राजा रानी होता है, और एक वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देखो, प्रधानमंत्री इसका वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है ना। विधायिका और कार्यपालिका समन्वय, कार्यपालिका सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदारी होते हैं। यदि संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर संसद में जितने भी जो सांसद बैठे हैं वो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो सरकार को वहां पे छोड़ना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अनिश्चित कार्यकाल, सरकार तब तक बनी रहती है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त रहता है। जैसे आपको पता है ना कि जितने एमपी बने रहते हैं, जिसको ज्यादा एमपी मिलते हैं वही सरकार बना लेता है। जैसे अभी अपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जिसके पास ज्यादा सांसद है वही सरकार बना लेता है। ये इसका सिस्टम है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। इस प्रणाली में सरकार का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख होता है, वह विधायक का स्वतंत्र होगा। अमेरिका इस प्रणाली का सबसे प्रमुख उदाहरण है कि भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता, यहाँ पे राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, सब कुछ राष्ट्रपति होता है। इसमें एकल कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति ही राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का मुखिया दोनों होते हैं। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति संसद, जैसे अमेरिका कांग्रेस है, का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति खुद में स्वतंत्र रहता है। निश्चित कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है, उसे केवल महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रियाओं से हटाया जा सकता है, राजनीतिक असहमति के आधार पर नहीं। मंत्रिमंडल का स्वरूप, राष्ट्रपति का किचन कैबिनेट या सलाहकार बोर्ड उसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति नहीं। इसमें विशेषज्ञों का शामिल किया जाता है जो चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। ये इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है भाई।
ठीक है, ये मुख्यमंत्री कुछ टेबल है, इसको देख लेंगे आप लोग, इसको देख लो बस फटाफट, ये मैं बता दिया ऊपर, वही है बस, बता क्या हूं, उसकी टेबल बना दी है, क्योंकि आप टेबल बनाओगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। एक बार भाई सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे आपको जूनियर एजुकेशन पे। फटाफट दोनों प्रणाली गुण और दोष पढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली के लाभ क्या है? इसके लाभ है निरंकुशता पर रोक, चूंकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेही है, इसलिए वह तानाशाही नहीं कर सकती। तानाशाही करेगी तो भाई इनके जो सांसद है वो रूस जाएंगे और फिर सरकार भी गिर सकती है। विधायिका कार्यपालिका सहयोग, कानून बनाने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए गतिरोध कम होता है, क्योंकि सरकार के प्रति संसद में बहुत मत होता है। विविध प्रतिनिधित्व है, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आसान होता है। संसदीय प्रणाली के दोष क्या होते हैं मित्रों? अस्थिरता होती है, गठबंधन सरकारों के दौर में सरकार गिरने का भय बना रहता है। नीतियों में निरंतरता का अभाव, सरकार बदलने पिछली सरकार की योजनाएं अक्सर रुक जाती है। ये तो आपको पता ही है कि नई सरकार बनेगी तो अपने योजनाएं नियम लागू करेगी। शक्ति का केंद्रीकरण, यदि एक ही दल का भारी बहुमत तो प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे मोदी जी चाहते हैं वही होता है ना, देश के जनहित के लिए, उस प्रकार से है। जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, जैसे अभी चुनाव हुए हैं तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, तो वहां पे उस राज्य में जीता है, भाजपा की सरकार बनी है, तो फिर भाजपा चाहेगी वो करेगी ना उसमें, वहां पे इस प्रकार से है। पहले उसमें ममता बनर्जी जो भी चाहती थी वो करती, इस प्रकार से भाई कि जिसकी, आपको पता है जिस पार्टी की, जिस दल का को ज्यादा सीटें प्राप्त होती है वही फिर अपने हिसाब से काम करता है, और ज्यादा ही ज्यादा सीट आ जाए, एक अगला जैसे बोलते हैं ना विपक्ष एकदम खत्म हो जाए, तो फिर वहां पे तो प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली के लाभ क्या है? इसमें सरकार को कार्यकाल पूरा करने की गारंटी होती है, जिससे वह दीर्घकालीन नीतियां बना सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना किसी के वश में नहीं है, वो महाभियोग के अलावा कैसे भी नहीं हट सकता, उसका कार्यकाल फिक्स होता है। विशेषज्ञों का शासन, राष्ट्रपति मंत्रियों के चयन से स्वतंत्र है, जिससे वह तकनीकी विशेषज्ञों का जैसे को विभाग सौंप सकता है। त्वरित निर्णय शक्ति, एक व्यक्ति के हाथ में होने से आपातकालीन संकट के समय निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली के दोष क्या है? निरंकुशता का भय, राष्ट्रपति के पास अत्यधिक शक्तियां होने में उसके तानाशाही बनने की संभावना बढ़ जाती है। सही बात है भाई, अगर एक आदमी ने कह दे कि थे सारी चीज थे ही करेगा, तो फिर तो वो अपने आप पता नहीं क्या समझ लेगा, तानाशाही बन जाएगा। गतिरोध, यदि विधायिका में विपक्षी दल का बहुमत हो तो राष्ट्रपति के लिए बजट पास करना या कानून बनाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। कम जवाबदेही, राष्ट्रपति को विधायिका के प्रति सीधे जवाब देने होने के कारण जनता की तात्कालिक इच्छाओं को अनदेखी का अवसर मिलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? संसदीय प्रणाली जवाबदेही हो को प्राथमिकता देती है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली स्थिरता, स्टेबिलिटी, ठीक है ध्यान से देख लेना दोनों पॉइंट। संसदीय प्रणाली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता देती है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संसदीय प्रणाली को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ उत्तरदायित्व और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व की अधिक आवश्यकता है। वहीं अमेरिका जैसे देश ने स्थिरता और शक्तियों के संतुलन के लिए राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया। दोनों प्रणाली अपने अपने राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में सफल सिद्ध हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली की तुलना कीजिए। तुलना ने आपसे पूछ सकता संज्ञात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद करेंगे। जो मैं बता रहा हूं, जैसे पॉइंट में बता रहा हूं वैसे वैसे आपको वहां पे एग्जाम में छाप के आना है। बस आपको अभी YouTube को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। संज्ञात्मक फेडरल सिस्टम क्या है, एकात्मक यूनिटरी सिस्टम क्या है, शासन प्रणालियां क्या है, उनकी बात करेंगे। तो किसी भी देश की राजनीति ढांचे को समझने का मुख्य आधार है क्या? फेडरल यूनिटरी सिस्टम। इन दोनों प्रणालियों के बीच मूल अंतर केंद्र सरकार और क्षेत्रीय इकाई, राज्य या प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन पर टिका हुआ होता है। पहले बात करेंगे एकात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, शासन प्रणाली क्या है। एकात्मक शासन प्रणाली वह व्यवस्था मित्रों जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक ही केंद्रीय सरकार में निहित होती है। इसमें राज्य प्रांत केंद्र के अधीन होते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली है, कहां पे? ब्रिटेन, जापान और सरकार। क्या होता है इसमें होता है भाई शक्ति है ना, वो केंद्र में निहित होती है, ठीक है।
शक्तियों केंद्रीकरण, सभी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति केंद्र के पास होती है। इकाइयों की शक्ति, प्रांतीय स्थानीय सरकार केंद्र की इच्छा पर टिकी होती है। भाई जो मैन बॉस, जिसको बॉस बोलते हैं भाई, केंद्र से, सेंटर से जो चाहेगा वही होगा राज्य में भी, चाहे उनकी सीमा और शक्तियों को बदल सकता है। एकल नागरिकता, सामान्यतः यहाँ नागरिकों के पास केवल देश की नागरिकता होती है, राज्य की नहीं। लचीला संविधान, एकात्मक राज्य में संविधान अक्सर लचीला हो जाता है, जिसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। संज्ञात्मक है, संज्ञात्मक अपने देश में भाई संज्ञात्मक है प्रणाली वह व्यवस्था जिसमें शक्ति संविधान द्वारा केंद्र और उसकी घटक इकाई राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती है। अपने यहाँ भाई जब राजस्थान में मुख्यमंत्री जी अलग डिसीजन ले सकते हैं और केंद्र में अलग अलग होता है ना, इस प्रकार से। अमेरिका, कनाडा और भारत इसके उदाहरण हैं। शक्ति विभाजन किस प्रकार से? शक्तियां, संविधान केंद्र और राज्य दोनों को उनकी विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने की स्वायत्तता देता है कि भाई राज्य अपने हिसाब से काम कर सकता है और सेंटर, केंद्र अपने हिसाब से काम कर सकता है। लिखित और कठोर संविधान है इसका। शक्तियों के बंटवारे को सुरक्षित रखने के लिए संविधान को लिखित और कठोर होना अनिवार्य है, ताकि कोई भी पक्ष एक तरफा बदलाव न कर सके। संविधान के अनुसार चलना पड़ता है भाई, संविधान में जो लिखा है वही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई मैं मेरी मर्जी आगे वो कर लिया। न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है इसमें। केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। किसमें? संघात्मक शासन प्रणाली में। दोहरी राजनीति, यह नागरिक केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के नियमों का पालन करते हैं। ये टेबल तो आप लोगों को देखनी है, मैं बढ़ा के लाया आप लोगों के लिए। फटाफट एक बार वीडियो लाइक कर दो, इस टेबल को देख लिख लेना। देख ऐसे कैसे लिख लेना, ऐसे अगर आप लोगों ने एग्जाम में लिख दिया ना तो मैं कह रहा हूँ गारंटी से बहुत अच्छे नंबर ले जाओगे आप लोग। लिखना पड़ेगा ऐसे जैसे मैंने बताया। लिखो इसको फटाफट। दोनों प्रणाली गुण और दोष पढ़ते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली लाभ क्या है? मजबूत शासन। आपातकाल या संकट के समय केंद्र त्वरित निर्णय ले सकता है। सही बात है भाई, केंद्र वाले तुरंत निर्णय लेते हैं और राज्य वाले सोचते हैं कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, तो फिर समस्या हो जाती है। एक रूपता, पूरे देश में एक जैसे कानून, कर प्रणाली और प्रशासनिक नियम होते हैं। कम खर्चीली होती है एकात्मक। दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था न होने के कारण यह प्रणाली सस्ती पड़ती है। एकात्मक प्रणाली के दोष क्या है? केंद्रीकरण, दूर दराज के क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं की अनदेखी हो सकती है। कि मान ले यार अब दिल्ली में बैठे हैं और जैसलमेर की कोई गांव की घटना है तो वहां पे अनदेखा हो सकता है उसका निर्णय। उसके लिए राज्य की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तानाशाही भाई, केंद्र के पास ऐसे भी शक्ति होने से निरंकुशता का खतरा हो सकता है। एक ही आदमी के साथ प्रधानमंत्री के पास सारी शक्ति चली जाएगी, राज्य के पास शक्ति नहीं रहेंगी, तो फिर वो तानाशाही बन सकता है। विविधता की उपेक्षा, बड़े और सांस्कृतिक रूप से विविध देशों के लिए प्रणाली उपयोग हो रही है। संघात्मक प्रणाली के लाभ क्या है? विविधता का संरक्षण है पहला लाभ। तो ये प्रणाली विभिन्न भाषाओं, धर्मों, सांस्कृतिक वाले लोगों को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। स्थानीय सुशासन, राज्य की पास शक्ति होने से स्थानीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सकता है। शक्ति संतुलन बना रहता है। शक्ति विभाजन के कारण केंद्र तानाशाही नहीं बन सकता। फिर राज्य अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो भाई मुख्यमंत्री अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो वो तानाशाही नहीं बन सकेगा प्रधानमंत्री। दोष क्या है? अधिक खर्चीली है। दो अलग अलग स्तरों पर सरकारों चुनाव होने के भारी वित्तीय बोझ बढ़ता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा पड़ता है। राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने से कभी कभी अलगाववादी प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं। विवाद की संभावना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर अक्सर कानूनी टकराव बना रहता है। वो तो रहता है भाई, सब लोग चाहते हैं मेरे पास शक्तियां हो, तो कानूनी टकराव बना रहता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से एक अनोखा मेल, ये पढ़ेंगे भाई, अच्छा बिंदु है। भारत को पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं कहा जा सकता। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में संघीय ढांचा तो है, केंद्र राज्य, लेकिन संकट काल में एकात्मक रूप ले लेता है अनुच्छेद 352 एंड 356 के अनुसार। इसलिए प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री के.सी. हिवर ने भारतीय प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा है। क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संघात्मक प्रणाली है या अर्धसंघात्मक, तो आप लोग लिखोगे भारतीय अर्धसंघात्मक प्रणाली है। ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है? एकात्मक प्रणाली उन देशों के लिए सर्वोत्तम है जो आकार में छोटे और जहां जनसंख्या समानता है। इसकी विरुद्ध संघात्मक प्रणाली उन बड़े राष्ट्रों की आवश्यकता जहां भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता कूट कूट कर भरी है, जैसे भारत। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अधिकांश बड़े देश संघात्मक मॉडल की ओर झुक रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। सब लोग चाहते हैं संघात्मक होना चाहिए, सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, आजकल बात यही है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्लास, एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट। जितने भी जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा, क्योंकि जैसे हम लोग क्लास अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए ना डायरेक्ट, ताकि क्लास मिस ना हो। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन कीजिए। यहां से 100% नहीं 101% बोल सकते हैं अपन। क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से 101% क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा, लिख लेना। मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से इस क्लास को देख लेना। मैं कह रहा हूँ यहां से पक्का नहीं बनता तो क्वेश्चन आएगा। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण,
और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है ताकि कोई भी अंग निरंकुश न हो। विधायिका कानून निर्माण का अंग है। विधायिका सरकार का वह अंग है जिसके मुख्य कार्य जनता की इच्छाओं को कानून का रूप देना है, कि जनता क्या चाहती है उनको कानून बनाने। भारत ने इसे संसद और राज्यों में विधानमंडल कहा है। संसद विधायिकाओं का है कि भाई वहां पे कानून बनते हैं, और भारत में जनता क्या चाहती है वो कानून बनना। मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, बजट पर नियंत्रण करना, संविधान संशोधन करना। ठीक है, लिख लो इसको। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना। कार्यपालिका कानून लागू करने वाला अंग। कानून बनाता कौन है? विधायिका। तो फिर कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है। ठीक है ना, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और विधायिका कानून को बनाती है। कार्यपालिका वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और देश का शासन चलाता है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री, स्थायी कार्यपालिका, लोक सेवा आईएएस दोनों सम्मिलित होते हैं। मुख्य कार्य कानूनों का क्रियान्वयन करना, प्रशासनिक कार्य करना। कौन कौन से हैं? देश में शांति बनाए रखना, सुरक्षा, विदेश नीति का संचालन, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, नीति निर्धारण करना, नियुक्तियां करना। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती है, वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। राजनीतिक कार्य करना, दूसरे देशों के साथ संधि करना, समझौता करना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। न्यायपालिका क्या है भाई? न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून की व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकारों की रक्षक है। मुख्य कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या, विवादों का निपटारा, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना, संविधान का संरक्षण करना। इस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण और अंतर संबंध किया तीनों में। ठीक है, बात करते हैं भाई विधायिका वर्सेस कार्यपालिका। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं, वे संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। पहला, कार्यपालिका है उसके जो सदस्य होते हैं वो विधायिका से लिए जाते हैं, वे संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। न्यायपालिका वर्सेस विधायिका। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है, जबकि संसद न्यायाधीशों पर महाभियोग चला सकती है। कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीशों की उनकी इच्छा से नहीं हटा सकती। कार्यपालिका न्यायाधीशों को उनकी इच्छा से नहीं हटा सकती भाई। निष्कर्ष क्या निकलता है? विधायिका सोचती है, कानून बनाना कार्यपालिका करती है, लागू करना न्यायपालिका देखती है, न्याय करना। ठीक है, कानून बनाना तो भाई काम किसका? विधायिका का, और कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय करेगी। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए इन तीनों के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। यदि विधायिका कानून बनाने में चूक करती है, कार्यपालिका सत्ता दुरुपयोग करती है, तो न्यायपालिका उसे सही रास्ते पर लाती है। जब विधायिका और कार्यपालिका सोचे ना मैं हमारे साथ चलाऊंगा, तो न्यायपालिका इधर आओ, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को, फिर उनको दो डंडे मार के सेट कर देती है। ठीक है ना। लोकतंत्र क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है भाई, प्रकारों का वर्णन करना। लोकतंत्र है क्या? डेमोक्रेसी आधुनिक विश्व की एक सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य शासन प्रणाली। मित्रों, यह केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है और समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों में, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये भाई ये लाइन अगर आपको लिख दी ना इस क्वेश्चन में, तो आपको जनता के शासन के साथ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन जी कहते हैं। कहां कहते? प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, जो मूल रूप से ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस एंड क्रेटिया, शासन से मिलकर बना है। इसका सीधा अर्थ जनता का शासन। ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वशक्ति जनता के हाथों में होती है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, लोकतंत्र कराती है। अपने देश में है ना, जैसे प्रधानमंत्री है, वहां पे सांसद बैठे हैं, मुख्यमंत्री है, विधायक बैठे हैं। अरे विधायकों को अपन ने तो जिताया ना, अपन तो वोट देते हैं ना। अगर अपन वोट नहीं देंगे उनको, अपन उनको अपना मत नहीं देंगे, तो दूसरी सरकार बन जाएगी। वही है कि जनता का शासन है, हम लोगों ने शासन करने के लिए बिठाया उनको वहां पे। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं: जनता की सर्वोच्चता, शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक निश्चित समय अंतराल पर पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। मौलिक अधिकार, नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। कानून का शासन, कानून की नजर में सभी नागरिक समान होते हैं, चाहे वे किसी पद पर हो। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार के दबाव से मुक्त होकर कार्य करती है। लोकतंत्र प्रकार क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहला है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली जिसमें जनता सीधे तौर पर शासन कार्यों में भाग लेती है और कानून बनाती है। इसमें किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती।
ये प्राचीन यूनान एथेंस में चलता है, वर्तमान ये केवल स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटनों में देखने को मिलता है। अपने यहाँ नहीं है भाई, अपने यहाँ तो विधायक और सांसद चुनते हैं, वो जाके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो लोग ही शासन करते हैं, अपने खुद नहीं चलाते कानून। प्रमुख उपकरण क्या है भाई इसके? प्रत्यक्ष के जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना। अप्रत्यक्ष क्या है? वर्तमान समय में अधिकांश देशों में यह प्रणाली चलती है, इसमें जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो जनता की ओर से कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। इसके दो प्रमुख स्वरूप हैं। संसदीय लोकतंत्र जो अपने देश में है, इसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेही होती है। उदाहरण कौन कौन से? भारत, ब्रिटेन, कनाडा मुख्य उदाहरण, और भी उदाहरण हो सकते हैं। अधिक्षात्मक लोकतंत्र, इसमें राष्ट्रपति राज्य सरकार और दोनों का प्रमुख होता है। सरकार का राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे तौर पर एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से करती है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। मतलब भाई देखो, जो ये ऊपर वाला बताया मैंने आपको, संसद तो क्या है, जो अपन लोग चुनते हैं, सांसद को फिर प्रधानमंत्री बनाते हैं वो लोग, फिर वो काम करता है। और राष्ट्रपति भाई सीधे जनता राष्ट्रपति वोट डालती है अमेरिका में, और वहां पे वो जीतता, फिर वही सरकार चलाता है, राज्य और केंद्र दोनों की। लोकतंत्र के अन्य आयाम क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, इस तरह समाज में जाति, धर्म, रंग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, ये भी लोकतंत्र का काम है। आर्थिक लोकतंत्र, इसका उद्देश्य आर्थिक समानता को कम करना, सभी के जीवन के समान अवसर प्रदान करना। गुण क्या है लोकतंत्र के? जनहित की रक्षा करना, शांतिपूर्ण परिवर्तन, नागरिक गरिमा। दोष क्या है? निर्णय में देरी हो सकती है भाई, लंबी चर्चाओं प्रक्रियाओं का निर्णय लेने में समय लग सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, निर्णय लेते नहीं है, तो ये निर्णय लेने में देरी हो सकती है। अयोग्य का शासन, भ्रष्टाचार और धनबल, लोग पैसों से भाई, आजकल पता है ना कि पैसों जैसे प्रचार प्रचार कर देते हैं कि आजकल लोग उनके पीछे हो जाते हैं और फिर लोग जीत जाते हैं, वो भ्रष्टाचार भी इसमें जीत जाता है। निष्कर्ष, लोकतंत्र अपनी कुछ कमियों के बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि यह मानवीय मूल्यों और अधिकारों का सम्मान करती है। इसकी सफलता केवल सहजता पर नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूकता और उनकी भागीदारी पर निर्भर करती है। जैसे कहा जाता है, लोकतंत्र की बुराइयों का इलाज अधिक लोकतंत्र है। संवैधानिक शासन का अर्थ है केवल एक संविधान का होना नहीं, बल्कि इसका सीमित शासन से है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की शक्तियां द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर और शासन करना शक्तियों की इच्छा के बजाय कानून के शासन के द्वारा संचालित होता है। संवैधानिक शासन क्या है? ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो जहां संविधान सरकार के प्रति शक्ति देता है, वही सरकार शक्तियों पर अंकुश भी लगाता है, नागरिकों स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषता क्या है मित्रों? संवैधानिक शासन की अवधारणा निरंकुशता के विपरीत है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। कानून को सर्वोच्च रखता है, इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। संवैधानिक शासन कहता है कि इसमें कोई भी कानून, कोई व्यक्ति, संस्था कानून से ऊपर नहीं है, सबसे बड़ा कानून है। राजा और रंग सबको संविधान के दायरे रखकर कार्य करना पड़ता है। शक्तियों का सीमित होना, सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं होती। संविधान ये तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। शक्तियों का पृथक्करण, शासन की शक्तियों एक हाथ में केंद्रित होने की बजाय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की रक्षा और सरकार की मनमानी पर रोक लगाने की स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत का होना अनिवार्य है। नागरिक अधिकार, संवैधानिक शासन में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें सरकार अपनी मर्जी से नहीं छीन सकती। ठीक है ना, कि भाई नागरिक अधिकार भी होते हैं ना, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान में मिले होते हैं एक व्यक्ति को, फिर वो सरकार उनका नहीं छीन सकती। संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है? संवैधानिक शासन को समझने के लिए संविधानवाद को समझना आवश्यक है। संविधान क्या है? यह एक दस्तावेज है जिसमें शासन के नियम लिखे होते हैं। यह संभव है कि किसी भी देश में संविधान हो लेकिन वहां शासन संवैधानिक न हो। संविधानवाद क्या है? यह एक विचारधारा है जो कहती है कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। संविधान शासन वही होता है जो संविधानवाद जीवित हो। संवैधानिक शासन के स्तंभ क्या है? संवैधानिक शासन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया जाता है। कानून का शासन, इसका प्रतिपादन एबी डायसी ने किया था। रूल ऑफ लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? एबी डायसी ने किया था। इसके अंदर शासन का आधार किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद नहीं, बल्कि स्थापित कानून होना चाहिए। यह मनमानी शक्ति के प्रयोग को रोकता है। नियंत्रण संतुलन, इसमें सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देती है भाई। ठीक है ना। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व क्या होता है? संवैधानिक शासन में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है।
सरकार जनता प्रति जवाबदेह होगी भाई, जनता ने उसको जिताया है। चुनाव के माध्यम से जनता को ये शक्ति प्राप्त होती है कि भाई नियमों का उल्लंघन करने वाली सरकार को बदल सकती है भाई। अगर आपने एक बार जनता के लिए गलत काम किया तो जनता बदल देगी आपको। संवैधानिक शासन का महत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य नागरिकों निजी जीवन और अधिकारों को अनुचित हस्तक्षेप न करें। दूसरा महत्व क्या है? स्थिरता और शांति बनाए रखना, अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा करना, न्याय की उपलब्धता करना। और ये बगैर निष्कर्ष संवैधानिक शासन आधुनिक सभ्य समाज की अनिवार्य शर्त है। ये सत्ता की सेवा के माध्यम बनाता है, न कि शोषण का। जिस देश में संविधान की भावना का सम्मान होता है, शासन सीमाओं के भीतर अगर कार्य करता है, वही राष्ट्र वास्तविक रूप में प्रगतिशील और लोकतांत्रिक कहलाता है। कि भाई जो देश है जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह एक संविधान के अंदर रहकर कार्य करते हैं, शासन सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करते हैं, तो वही आगे बढ़ेगा। भारतीय संविधान भी इसी सीमित व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है, जहां हम भारत के ही लोग संविधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत हैं। ठीक है भाई। प्रतिनिधित्व के प्रकार, भाई ऊपर वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है। प्रतिनिधित्व आधुनिक लोकतंत्र का प्राण है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र और विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। राजनीतिक विज्ञान में प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों और प्रकारों को अपनाया गया ताकि समाज की हर वर्ग की आवाज शासन तक पहुंच सके। एक बार आवाज तो पहुंच गई शासन तक, आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो और अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करो। जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। फटाफट कॉलेज का नाम कमेंट करो। जितने भी जुड़े हुए हैं ना, कॉलेज का नाम कमेंट कीजिए भाई, ताकि मुझे पता चले कहां तक वीडियो पहुंच रहा है। कॉलेज का नाम कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मुख्य सिद्धांत कौन से? प्रतिनिधित्व की। प्रतिनिधित्व केवल चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि प्रतिनिधि जनता के प्रति कैसे व्यवहार करता है। इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। न्यायसी और ट्रस्टी मॉडल। ट्रस्टी मॉडल क्या है? ऐसे सीधा ही पूछ सकता है ट्रस्टी मॉडल क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है छोटा, तो उसको पढ़ लेना। इसमें जनता प्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजती है, लेकिन प्रतिनिधि अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लेता है। वह केवल जनता की इच्छा का डाकिया तरह पालन नहीं करता, बल्कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है। जैसे अपन किसी सांसद को चुनाव जिताकर भेजते हैं, फिर वो दिल्ली में संसद में जाके अपने विवेक से बुद्धि से निर्णय लेते हैं, वो होता है ट्रस्टी मॉडल। प्रतिनिधि या डेलीगेट मॉडल। इसे प्रतिनिधि केवल जनता का मुख्य पात्र होता है, वही निर्णय लेता है जो उसके नियोजित क्षेत्र की जनता चाहती है। उसकी अपनी व्यक्तिगत राय का महत्व कम होता है। दर्पण प्रतिनिधित्व है। इसका मानना है कि प्रतिनिधि सभा को समाज का दर्पण होना चाहिए। यदि समाज की में 50% महिलाएं, 20% अल्पसंख्यक, तो सदन में उसका अनुपात कैसा होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए। ये दर्पण प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधि के मुख्य प्रकार क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधि। यह दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। भारत और ब्रिटेन में लोकसभा संसद चुनाव इसी आधार पर होते हैं। लाभ, इसे प्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संपर्क बना रहता है भाई। जो अपने विधायक हैं, हर विधानसभा विधायक बना देते हैं। हर जो आपका संसदीय क्षेत्र है वहां संसद इस प्रकार से होता है। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व है। इस प्रणाली में समर्थकों को माने प्रतिनिधि क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए। इसमें अलग अलग व्यवसाय जैसे डॉक्टर, किसान, मजदूर, शिक्षक और इंजीनियरों की लिए सीट आरक्षित होती है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है भाई। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है प्रत्येक आर्थिक वर्ग की हितों की रक्षा हो सके। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। यह प्रणाली छोटे दलों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाती है। इसका मुख्य विचार यह है कि किसी दल को संसद में उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितने प्रतिशत उससे वोट मिले। इसके 2 मुख्य रूप हैं। एकलिए संकीर्ण मत प्रणाली। इसमें मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता देता है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव इसी पद्धति पर होते हैं। सूची प्रणाली। इसमें मतदाता उम्मीदवार को नहीं, बल्कि राजनीतिक दल को वोट देता है। दल को मिले वोटों के अनुसार उन्हें आवंटित की जाती है। तो पार्टी को वोट देता है कि भाई बीजेपी को देने, कांग्रेस को, जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले उतनी ही उसको सीटें मिलेंगी। ऐसा वोट प्रतिशत हो जाता है इसमें। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन के कारण अक्सर अल्पसंख्यक आवाज दब जाती है। इसे रोकने के लिए कुछ विशेष तरीके अपनाए गए। सीमित मत प्रणाली। मतदाता के पास उम्मीदवारों की संख्या कम वोट होते हैं। संचयी मत प्रणाली। मतदाता अपने सभी वोट किसी एक ही उम्मीदवार को दे सकता है। निर्वाचन प्रणाली क्या है? बहुत मत प्रणाली इसमें पहला है। जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित करते हैं, चाहे उसे कुल वोटों का बहुमत 51% मिला हो या नहीं। बाद में लोकसभा चुनाव इसी पर आधारित होते हैं। कि भाई देखो अपने भी होता है ना कि एक सांसद को जितने वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही सांसद जीत जाएगा और वही सांसद बन जाएगा भाई। द्वितीय मत प्रणाली क्या होती है? यदि किसी
को पहली बार में 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच दोबारा चुनाव कराया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव इसका उदाहरण है कि वहां पे सिस्टम है फ्रांस में कि 50% वोट तो आने अनिवार्य है। प्रतिनिधित्व प्रणाली गुण और दोष क्या है? लाभ क्या है प्रतिनिधित्व प्रणाली के? विशेषज्ञता, समाज के विभिन्न वर्गों के अनुभवी लोग शासन में पहुंचते हैं। जवाबदेही, जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को नियंत्रण रखती है। स्थिरता क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के कारण शासन में क्षेत्रीय संतुलन बना रहता है। दोष क्या है? भ्रष्टाचार, चुनाव में दल और बाहुबल का प्रयोग प्रतिनिधित्व की शुद्धता को नष्ट करता है। दलीय अनुशासन के प्रतिनिधि अक्सर अपनी जनता के प्रति इच्छा की बजाय अपनी राजनीतिक पार्टी के आदेश को मानने में मजबूर हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रतिनिधित्व का सर्वोत्तम प्रकार वह है जो न केवल बहुमत की इच्छा का सम्मान हो बल्कि समाज के सबसे कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग को भी शासन की भागीदारी प्रदान कर सके कि भाई ऐसा होना चाहिए हो सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी पूरा शासन में भागीदारी प्रदान होनी चाहिए। भारत जैसे विविधता वाले देश में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के शासन अनुपातिक प्रतिनिधित्व को मेल एक संतुलित व्यवस्था प्रदान करता है। साथियों, इस प्रकार से आपको 6 मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आज अपना पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया। चारों यूनिटों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, तो 3 यूनिट की क्लास पहले डाल चुकी है। इन चारों यूनिटों को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप, मैं कह रहा हूं 100/100 नंबर ले जाओगे आराम से। 100/100 नंबर ले जाओगे आप अपनी एग्जाम के लिए। तो एक बार इसको रट्टा मार लो, जो चारों क्लासें मैंने आपको बताई, चारों क्लास पढ़नी है, सीरीज कुछ मत पढ़ो, ये चारों क्लास पढ़ लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और कॉलेज का नाम लिखना, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम जरूर लिखना। धन्यवाद साथियों।